नीरज, उनके बाद में डॉक्टर बेचैन। काश वो गीतों में रहते, नवगीत में रहते। नवगीत 40 साल पहले उन्होंने लिखा था नवगीत। सिंगर लाया था मैं गांव से, अब 5 चौबासी बकरी है, ये उसके बोल हैं उनके नवगीत के। काश वो नवगीत में रहते। वो गजलों का चस्का पड़ गया, मंच का चस्का पड़ गया उनको, बस वो क्या बनता था। फिनिश। ठीक है भैया, जहाँ जिसका मन लगे, कोई हर एक को मन लगे। आत्मा की आवाज जहाँ बोले वहां जाए। आत्मा की आवाज नहीं है ये, आत्मा की आवाज नहीं है ये ना, ये आत्मा की आवाज नहीं है मैडम, सॉरी। ये आत्मा की आवाज नहीं है। इंसान तो प्रसिद्धि चाहता, ये कुछ और आवाज है, ये कुछ और आवाज है। हुनर है उसके पास। अब वो एक राइटर सब विधा में, इसको शौक है, वो सब विधाओं में लिखना पसंद करता है। विधा अलग चीज है, मंच अलग चीज है। देखिए, दोनों चीजें घालमेल मत कीजिए आप। विधा अलग चीज है, दोहा एक विधा है, गद्य एक विधा है, निबंध एक विधा है, गीत एक विधा है, गजल एक विधा है, सोरठा एक विधा है, कुंडलिया एक विधा है। ये विधाएं हैं। तो विधा और मंच को घालमेल मत कीजिए आप, प्लीज। मंच हो जाना। हमें क्या पड़ा उसके बारे में। मैंने आपसे अर्ज किया कि मंचीय कहलाना सबसे बड़ी गाली है, मंचीय कहलाना। अब हमारे सिद्धेश्वर जी इतना काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कौन? सिद्धेश्वर जी आर्ट को बढ़ावा से है। ये तो मेहरबानी है आपकी। और विज्ञान व्रत अभी जितनी बातें बोल रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। और क्या कहते हैं, बड़े सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, कई लोग जुड़ गए हैं। अब मैं कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा हूँ 2 मिनट में। जी जी जी, स्वागत स्वागत। घंटे तक चलता है, 1 घंटे का कार्यक्रम, 1 घंटे का। अब ये तो जो जो सिद्धेश्वर जी हैं वो जाने। नहीं, आप तो जुड़ते ही रहते होंगे ना। मैं पहली बार मुझे इस बात का पता। अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग समय होते हैं, अलग अलग समय होता है, अलग अलग एपिसोड का। अच्छा, नॉर्मल डे। पद्मा जी आप कहाँ से हैं? जी मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, साहित्यकार या कुछ और भी है? साहित्य ऐसा ही लगता है, मैं लिखती हूँ बस। अच्छा, बम्बई से मेरा भी ताल्लुक है। अच्छा, मैंने बम्बई से एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की कॉलेज थी, बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज, वहाँ से बीए किया और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। फिर मैं शादी करके जोधपुर आ गई। तो आप मुंबई की हो? अब मैं बम्बई की समझो, गांव की समझो। मेरा जन्म तो गांव में हुआ, लेकिन बाद में ये कॉलेज की पढ़ाई बम्बई में हुई और मेरा भाई भी बम्बई में गोरेगांव में है अभी। गोरेगांव में किधर? ईस्ट वेस्ट है? ईस्ट वेस्ट? ईस्ट में। मैं 10 साल गोरेगांव रही हूँ शादी के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, वेस्ट में। जी जी। बहुत मारवाड़ी है। हाँ काफी। पूरा हमारा मालाड। जी जी, मालाड गोरेगांव। मारवाड़ी कहाँ नहीं है?
गंगोत्री या मारवाड़ी मिल जाएगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मारवाड़ियों ने संभाला हुआ है पूरा 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 बिजनेस संभाला हुआ है भाई, ऐसा नहीं सही है। कह रहे हैं। बहुत सही मारवाड़ी कहा, कहाँ नहीं है, बहुत सही यार, कहा। दूर गर्मी मिल लगने जाएगा लगता आपको, है। जहाँ जहाँ बर्फ जमी रहती है वहाँ मिल जाएगा मारवाड़ी आपको। यहाँ पे इतना धुलता है, हवा इधर से आता है। मारवाड़ी नहीं आवाज़ जाएगा, छोड़ दो, मारवाड़ी छोड़ और दो, आवाज़ गुजराती जाएगा, आवाज़ जाता हाँ, है। गुजराती भी। गुजराती तो बेसिकली बिजनेसमैन है साहब, मारवाड़ी गुजराती दोनों दोनों। बेसिकली बिजनेसमैन है साहब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम थोड़ी सी 5 मिनट विलम्ब हो गई, लोग जुड़ने में समय लगा गए, 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़ गए हैं और यह कार्यक्रम यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। आपको मैं बतला दूं, हमने यह शुरुआत किया है कि फेसबुक के अतिरिक्त यूट्यूब पर यह चला कार्यक्रम चले, लेकिन हम जो काव्य पाठ करवाएं और जो कार्यक्रम दे वो गूगल मीट के माध्यम से इसलिए देखिए लगता है कि जैसे हम लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं। दूर दूर हम लोग हैं, देखिए विज्ञान व्रत नोएडा में है और लोग बम्बे में है, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ गए हैं। तो एक अलग, और हम यूट्यूब में अगर डायरेक्ट देते केवल लाइव तो शायद हम सबको एक साथ नहीं देख पाते, कमेंट बॉक्स में भले देख लेते। तो यह कार्यक्रम हम अब आरंभ करने जा रहे हैं। आज महीने का चौथा रविवार है और चौथा रविवार को हम 1 सप्ताह चलाते हैं पाठशाला अवसर साहित्य यात्रा व्हाट्सएप पेज पर, जो एक विधा पर केंद्रित होते हैं। इस बार कविता पर केंद्रित था, उसमें विज्ञान व्रत ने बहुत रुचि दिखलाया है। विज्ञान व्रत एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपनी गज़ल के माध्यम से पूरे देश को उन्होंने प्रभावित किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उनकी बात तो मैं जब कार्यक्रम का आरंभ में जो बोल रहे थे बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था, उनका बहुत पुराना अनुभव रहा है, हम उनके और अनुभव से साक्षात होंगे। तो मैं आपको बतला दूं कि मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य होता है किसी एक रचनाकार को मंच पर प्रथम सत्र में लाकर उनकी कुछ रचनाओं को सुने, 10-15 मिनट सुने, एकल पाठ सुने, उन पर समीक्षात्मक डायरी में प्रस्तुत करूं और उसके बाद मैं दूसरे सत्र में और जितने मंच पर हमारे कवि लोग एक साथ एकत्रित होते हैं उनकी हम एक एक कविताओं का पाठ करवाते हैं, उनकी कविताओं को सुनते हैं। तो आज एक हमारे मंच पर बहुत सारे लोग जुड़ गए। बम्बे से कौन जुड़ी है, क्या नाम है मंच पर? मुंबई से तो मंजू गुप्ता जी। हाँ, मंजू गुप्ता जुड़ी है। हाँ, सबसे पहले वो भी हमसे संपर्क कर रही थी। बहुत मंजू गुप्ता जी, आप किसकी विधा में लिखती हैं? मैं तो सभी दोहों में, गजल में, सारी विधाओं में लिखने की कोशिश करती हूं। हमारे मंच पर इंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गई हैं। इंदु उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत है, हमारे मंच के एक अभिन्न अंग है और वो भी तमाम विधाओं में लिख रही हैं। इंदु उपाध्याय जी, आप मंच पर हैं कि नहीं? आवाज़ जा रही है? इंदु उपाध्याय जी, आवाज़ क्यों इस तरह की आ रही है? और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जिसको बोलेंगे वही अपने काव्य पाठ करेंगे। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ आप तक अच्छी तरह से पहुंचा सके। दोस्तों मैं आज डॉक्टर मंजू सक्सेना भी तुरंत जुड़ी हैं, गज़ल की एक अप्रतिम हस्ताक्षर हैं, लखनऊ से जुड़ी हैं। मंजू सक्सेना का हार्दिक स्वागत है मंच पर। हार्दिक स्वागत मंजू सक्सेना जी। मंजू सक्सेना, नमस्कार। आज मंजू सक्सेना हमारी मुख्य अध्यक्षता करेंगी कुछ समय के लिए, जब तक रहेंगी अध्यक्षता करेंगी। मंजू सक्सेना चूँकि गज़ल की एक अप्रतिम हस्ताक्षर बहुत समय पर जुड़ी हैं। डॉक्टर आरती कुमारी अध्यक्षता करने वाली थी, लेकिन उनको सरकारी वो कर्मचारी हैं, उनको आज ड्यूटी चुनाव पर लग गया अचानक और वो शायद विलम्ब से आए। लेकिन मुझे बहुत समय मैं उन्हीं की तलाश में था और मुझे अचानक डॉक्टर मंजू सक्सेना मिल गई। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, कल वो बोली थी कि मैं भी जुड़ूंगी समय पर। और यह विज्ञान व्रत के व्यक्तित्व का आकर्षण है, उनकी गज़ल मंजू सक्सेना को खींच लाई मंच पर। मंजू सक्सेना जो गज़ल के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं और उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मंच की ओर से। आज की अध्यक्षता वो निभाएंगी और मैं पहले इसलिए घोषणा कर दिया कि जो एकल पाठ होता है, जो एकल पाठ होता है, वैसे मैं घबरा रहा था कि विज्ञान व्रत जैसे शख्सियत की गज़लों पर समीक्षात्मक टिप्पणी को युवा कवित्री दे, उससे अच्छा है कि वरिष्ठ कवित्री दे।
तो मुझे खुशी है कि मंजू सक्सेना समय पर उपस्थित हो गई, बहुत समय पर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संस्था की ओर से। और यह कार्यक्रम आरंभ करते हुए मैं बतला दूँ कि अध्यक्षता वो दोनों सत्र की करेंगी। तो प्रथम सत्र में विज्ञान व्रत का एकल पाठ होगा। हमारे मुख्य अतिथि है आज विज्ञान व्रत, और विज्ञान व्रत के बारे में क्या कहना है। जो उनको उनकी गज़लों को पढ़ते हैं वो निश्चित जानते हैं कि छोटे बहर की गज़लों में वे अपनी अलग पहचान बना रखे हैं। हम उनकी गज़लों पर कुछ टिप्पणी देंगे, लेकिन उनकी गज़लों के पाठ के बाद मैं डायरी पढ़ूंगा उनकी गज़लों पर। जैसा कि पिछली बार हमारे सुझाव दिए थे हमारे ओम नीडो जी कि एकल पाठ के बाद यदि उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी हो, उस पर डायरी पढ़ी जाए तो ज़्यादा उचित होता है, ताकि उनका एक सही मूल्यांकन हो सके। मैं विज्ञान व्रत के बारे में बतला दूं कि दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इतना ही नहीं, सबसे पहले मैं उन्हें एक कलाकार के रूप में जानता था। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। मैं तो उनके घर पर भी गया हूँ। मेरा सौभाग्य है उनसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला, आमने सामने होने का मौका मिला। उनके घर पर मैं गया, उनकी कलाकृतियों को हमने सामने से देखा। देश विदेश में उनकी कलाकृतियाँ प्रदर्शित होती रही है, और दिल्ली के कई सरकारी संग्रहालय में उनकी कलाकृतियाँ सुशोभित हो रही हैं। तो वे एक बहुत अच्छे कलाकार तो हैं ही, और मैं उन्हें कलाकार के रूप में पहले जानता था। लेकिन छोटी छोटी बहर की गज़लों ने हमें ऐसा आकर्षित किया कि बाद में मुझे लगा कि विज्ञान व्रत एक बहुत ही सशक्त और गज़ल की महफिल के एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी कई पुस्तकें गज़ल पर प्रकाशित हुई है, और वे नोएडा के रहने वाले हैं। तो विज्ञान व्रत का और कितना परिचय दूँ मैं, उनका परिचय तो उनकी गज़लें देगी। मैं इसलिए उनको आज एकल पाठ के लिए आमंत्रित किया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे मंच को बहुत ही अपना समय दे रहे हैं, और वे बहुत आत्मीय रूप से हमसे जुड़े हैं, हमारे एक अभिभावक की तरह हैं। तो मैं विज्ञान व्रत का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मुख्य अतिथि के रूप में आज इस मंच पर। और मैं अब इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि विधिवत भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन, जिसको जो यूट्यूब पर भी अभी लाइव हो रहा है, तो इस पर आज के मुख्य अतिथि हमारे जो विज्ञान व्रत है जो नोएडा से जुड़े हुए हैं, वे कृपया इस कार्यक्रम का आरंभ करें अपने 2 शब्दों के साथ। और उसके बाद वे अपनी गज़ल पाठ 15 मिनट लगातार वो अपनी एकल पाठ करेंगे, जितनी गज़लें वे सुना सकें। उसके बाद उन पर अध्यक्ष टिप्पणी और मेरी डायरी होगी। विज्ञान व्रत जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धेश्वर जी। और मैं सभी दर्शकों से और गज़लकारों से निवेदन करता हूं कि मैं उनकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं प्रारंभ करूं क्या? स्वागत है जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। स्वागत है भाई साहब। करता हूँ, मतलब देखें गज़ल का एक मतलब आज करता हूँ कि मैं जो इतना गदगद हूँ, आखिर किसका मकसद हूँ। और एक मतलब और देखें, बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। क्या बात है, बहुत खूब। एक मतलब और देखें साहब, ये खुद को देख रहा हूँ तब से, उसने मुझको देखा जब से। एक गज़ल के चंद अशआर देखें, मतलब देखें कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे, और रहना और कहीं नामुमकिन, खुद में भी रह पाऊं कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जिनका उत्तर केवल तुम हो, ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे। बहुत सुंदर। वाह। और सब कुछ समझे बैठा है वो, सब कुछ समझे बैठे हो तुम, फिर तुमको समझाऊं कैसे।
जिसने तुमको दुश्मन समझा, देखें कि जिसने तुमको दुश्मन समझा, मैं उनका हो जाऊं कैसे, क्या बात है, क्या बात है। चुप्पे से बतलाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे। और एक मतला और एक शेर देखें। मुझको जिस्म बनाकर देख, मुझको जिस्म बनाकर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझको जिस्म बनाकर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। बहुत सुंदर। क्या समझा तू दुनिया को, क्या समझा तू दुनिया को समझा कर देख। बहुत बढ़िया। और साहब ये एक मतला, और मैं फुटकर पढ़ रहा हूँ इधर उधर से जहाँ भी है। खामोशी मेरी ज़बां है, खामोशी मेरी ज़बां है, खामोशी मेरी ज़बां है, वो मगर सुनता कहाँ है। अरे वाह, क्या बात है। सामने है खामोशी मेरी ज़बां है, वो मगर सुनता कहाँ है। और सामने है आप लेकिन, सामने है आप लेकिन, आप तक रास्ता कहाँ है। और छोड़िए भी मुस्कुराना, छोड़िए भी मुस्कुराना, सामने है आप लेकिन आप तक रास्ता कहाँ है। और छोड़िए भी मुस्कुराना, छोड़िए भी मुस्कुराना, दर्द चेहरे से आया है। हजारी सिंह अपना माइक को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, हजारी सिंह जैसा माइक अपना बंद कर लीजिए, ठीक। हाँ, ये देखें, मतलब देखें कि वो सितंबर है तो है, वो सितंबर है तो है, अब मेरा सर है तो है। क्या बात है। वो सितंबर है तो है, अब मेरा सर है तो है। और आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अब जो बेहतर है तो है। और जो हमारे दिल में था, शुक्रिया, जो हमारे दिल में था, जो हमारे अब माइक जब ऑन करें, वहाँ कहें तो माइक ऑन कर लें अपना। अध्यक्ष जी आप अपना माइक ऑन रखें, और बाकी लोग भी वहाँ कहें, मान लिया दाद दें, अगर दाद दें तो मुझे, अगर समझे इस लायक तो। नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे विज्ञान जी। उस सबको माइक बंद रहने दीजिए, खोल देंगे ना तो भूल जाएंगे बंद करना, फिर आपकी गजल नहीं सुन पाएंगे। केवल अध्यक्ष जी खोल के बंद कर सकती हैं। वो सितंबर है तो है, वो सितंबर है तो है, अब मेरा सर है तो है। और आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अब जो बेहतर है तो है। और जो हमारे दिल में था, जो हमारे दिल में था, अब ज़बां पर है तो है। और दुश्मनों की राह में, दुश्मनों की राह में है मेरा घर, है तो है। दुश्मनों की राह में है मेरा घर, है तो है। और एक सच है मौत भी, गजल का आखिर शेर करता हूँ। एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है तो है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक गजल और अदब, एक दूसरे मिजाज की गजल है, दूसरे मिजाज की गजल है। स्वागत है। बच्चे जब होते हैं बच्चे, बच्चे जब होते हैं बच्चे, खुद में रब होते हैं बच्चे। क्या बात। बच्चे जब होते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। खुद में रब होते हैं बच्चे, और सिर्फ अदब होते हैं बच्चे। मतलब आसानी अर्ज करता हूँ कि बच्चे जब होते हैं बच्चे, खुद में रब होते हैं बच्चे, और सिर्फ अदब होते हैं बच्चे। एक मकतब होते हैं बच्चे। और मतलब एक और देखें कि एक सबब होते हैं बच्चे, एक सबब होते हैं बच्चे, और तलब होते हैं बच्चे। हमको ही लगते हैं वरना, हमको ही लगते हैं वरना, बच्चे कब होते हैं बच्चे। और तब घर में क्या रह जाता है, तब घर में क्या रह जाता है, जब गायब होते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया। बच्चे जब होते हैं बच्चे,
खुद में रब होते हैं बच्चे। पानी पी लूं भाई साहब? हाँ जरूर पी लीजिए, जरूर पी लीजिए, आप ही को पीना पड़ेगा। छोटे बहर की गजल लिखने में भी बड़ी मकसद करनी पड़ती है। देखिए उनकी छोटी छोटी बहर की गजल है, उनको प्यास लग रही है, इतना आसान काम नहीं होता। बड़ी सुदेश भाई सच बताऊं, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बहुत। हमारे उस्ताद अमीर खदलबाज भी कहते थे छोटी बहर में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल होता है, कमाल करते हो भैया, यह है अवारा है। मगर मुझे सच बताऊं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपकी चीज ना हो गई। पता नहीं, मैं लंबी चौड़ी बात में लंबा चौड़ा जिक्र नहीं कर सकता। खैर, अर्ज किया कि मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ, और घर की दीवारों के नीचे, घर की दीवारों के नीचे नींव का पत्थर ढूंढ रहा हूँ। और जाने किसकी गर्दन पर है, जाने किसकी गर्दन पर है, जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई। जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ। हाथों में पैराहन थामे, शुक्रिया, हाथों में पैराहन थामे, हाथों में पैराहन कहते हैं लिबास को, और पैकर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानते नहीं हैं, अपनी तरफ से क्लियर कर रहा हूँ कि पैराहन कहते हैं लिबास को, कपड़ों को, और पैकर कहते हैं हमारा आकार, जो है आकार, पैकर। जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ, और हाथों में पैराहन थामे, हाथों में पैराहन लेकर, हाथों में पैराहन लेकर अपना पैकर ढूंढ रहा हूँ। और मेरे कद के साथ बढ़े जो, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कद के साथ बढ़े जो, अर्ज किया कि मेरे कद के साथ बढ़े जो, ऐसी चादर ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, और घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ। और साहब ये एक बतला और एक शेर सुन ले। अर्ज किया कि चलिए एक मतलब सुना देता हूँ आपको, सामने आ गया। तू तो एक बहाना था, तू तो एक बहाना था, तू तो एक बहाना था, हमको धोखा खाना था। क्या बात है, क्या बात है। अब मुझको समझा मेरे जैसा, मतलब देखें गजल का। अर्ज किया कि मुझको समझा मेरे जैसा, मुझको समझा मेरे जैसा, वो भी गलती कर ही बैठा, और महफिल महफिल उसका चर्चा, महफिल महफिल उसका चर्चा, आखिर मेरा किस्सा निकला। और मैं हर बार निशाने पर था, मैं हर बार निशाने पर था, वो हर बार निशाना चूका। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं हर बार निशाने पर था, वो हर बार निशाना चूका, और आखिर में दानिस्ता डूबा, आखिर में दानिस्ता डूबा, तब जाकर ये दरिया उतरा। ये देखें साहब, एक गजल है। मैंने कभी भी जिंदगी में अपना उपनाम नहीं दिया है, किसी गजल में नहीं दिया है मैंने नाम अपना। जो रवायत है, जो परिपाटी है, और कभी भी इजाफते इस्तेमाल नहीं किया। अरबी फारसी की तरह से मैंने इजाफते इस्तेमाल नहीं किए। मतलब करता हूं कि जब तक एक विवाद रहा मैं, जब तक एक विवाद रहा मैं, तब तक ही आबाद रहा मैं। और महलों के लफ्फाज कंगूरे, महलों के लफ्फाज कंगूरे, गूंगी सी बुनियाद रहा मैं। और काल पात्र में जिक्र नहीं था, काल पात्र समझते हैं ना, जानते हैं आप, काल जिक्र नहीं था,
लेकिन सबको याद रहा मैं। उनकी सब बहुत सुंदर। परिभाषाओं में एक प्रखर अपवाद रहा मैं। और शब्दों के उस कोलाहल में अनबोला संवाद रहा मैं। एक मतला अर्ज करता हूं और उसके बाद एक गजल। घर तो इतना आलीशान, सिद्धेश्वर जी, घर तो इतना आलीशान, लेकिन गायब रोशनदान। क्या बात है, बहुत खूब। और एक देखें कि मैं खिड़की वो पर्दा है, मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है। क्या बात है। बहुत खूब। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और ये गजल का एक मतलब आज करता हूँ। खुद को देख रहा हूँ तब से, उसने मुझको देखा जब से। और सारा ध्यान, एक मतलब देखिए, सारा ध्यान खजाने पर है, उसका तीर निशाने पर है। अब इस घर के बंटवारे में झगड़ा बस तहखाने पर है। अब इस घर के बंटवारे में झगड़ा बस तहखाने पर है। और होरी सोच रहा है, वो प्रेमचंद वाला होरी, मैंने मिथक के तौर पे इस्तेमाल किया है इसको। अब इस घर के बंटवारे में झगड़ा बस तहखाने पर है, और होरी सोच रहा है उसका नाम कहाँ किस दाने पर है। क्या बात है। उसका नाम यहाँ किस दाने पर है। और कांप रहा है आज शिकारी, ऐसा कौन निशाने पर है। हाँ जी, ये देखें साहब, तुमसे जितने बार मिला हूं पहली बार मिला हूं। क्या बात है। और साहब ये मतलब गजल का, तुमसे जितनी बार मिला हूं पहली बार मिला हूं। बहुत सुंदर। और तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। क्या बात है। और एक गजल देखें, मुकम्मल गजल। बरसों मतलब करता हूं कि बरसों खुद से रोज ठनी, तब जाकर कुछ बात बनी। वाह। और इतने दिन बीमार रहा, शुक्रिया, इतने दिन बीमार रहा, बरसों खुद से रोज ठनी, तब जाकर कुछ बात बनी। और इतने दिन बीमार रहा, ऊपर से तनख्वाह कटनी। और उसने खुद को खर्च किया और बताई आमदनी। एक गजल के कुछ अशार और देख लें। मुकम्मल गजल है पूरी। मतलब देखें कि जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। क्या बात है। जुगनू ही दीवाने निकले, शुक्रिया साहब। और जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। और ऊंचे लोग, मतलब सानी अर्ज करता हूं कि ऊंचे लोग सयाने निकले। जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। और ऊंचे लोग सयाने निकले।
महलों में तहखाने निकले, और वो तो सबकी ही इज्जत में था, वो तो सबकी ही इज्जत में था, किसके ठीक निशाने निकले। क्या बात है, क्या बात है। और ये शेर देखें बतौर खास के आहू का, वो तो सबकी ही इज्जत में था, किसके ठीक निशाने निकले। और आहू का अंदाज नया था, आहू का अंदाज नया था, लेकिन जख्म पुराने निकले। और जिनको पकड़ा हाथ समझकर, ये गजल का मतलब अर्ज करता हूँ, जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा छुटलाने निकले। और जिनको पकड़ा हाथ समझकर, जिनको पकड़ा हाथ समझकर, वो केवल दस्ताने निकले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्या साहब, बात बहुत बहुत शुक्रिया। विज्ञान ब्रत जी, आपकी गजलें तो एक से एक है, एक से एक गजलें सुन रहा हूँ आपका, और लगता है कि सुनते ही रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर कुछ टिप्पणियाँ भी हो, कुछ प्रतिक्रिया भी हो। तो मैं आपको 3 मिनट और समय देता हूँ, आप एक आध गजल और सुनाइए, उसके बाद हम। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। चलिए एक आध गजल और सुनाता हूँ आपको मैं, बस दो गजलें और सुनाता हूँ। मतलब आज करता हूँ इंडिपेंडेंट है कि जब मैं जब खुद को समझा, और मैं जब खुद को समझा, और मुझ में कोई निकला और। अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। शुक्रिया साहब। और ये गजल का चंद अशार देख लें कि एक जरा सी दुनिया घर की, मतलब आज करता हूँ कि एक जरा सी दुनिया घर की, लेकिन चीजें दुनिया भर की। और रोज सवेरे लिख लेता हूँ, शुक्रिया साहब, और रोज सवेरे लिख लेता हूँ चेहरे पर दुनिया बाहर की। और पापा घर मत लेकर आना, रात गए बातें दफ्तर की। और जब, चलिए एक और गजल पढ़ता हूँ कि मैं पूरी सॉरी। हाँ, आप अंतिम एक और गजल पढ़िए। हाँ, बस ये गजल पढ़ रहा हूँ। चुप रहता था क्या करता, वो तन्हा था क्या करता। क्या बात है, क्या बात है। और उसका कोई नाम, शुक्रिया, उसका कोई नाम न था, सिर्फ पता था क्या करता। और आखिर उसको मौत मिली, सच कहना था क्या करता। क्या बात है। वैसे वो सुकरात न था, जहर बचा था क्या करता। क्या करता, वो तना था क्या करता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विज्ञान व्रत जी। अभी लोग धीरे धीरे जुड़ते ही जा रहे हैं, और आपकी गजल यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से। अनीता मिश्रा सिद्धि जी अभी तुरंत जुड़ी हैं, ऋचा वर्मा जी जुड़ गई हैं, आप सबका स्वागत है। और हमारा कार्यक्रम विधिवत चल रहा है, और हम आज 15 मिनट का समय निकाले थे विज्ञान व्रत के एकल पाठ के लिए, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी गज़लें सुना रहे थे कि मुझे लग रहा था कि कुछ और सुनूं। और इस सिलसिले में मैं उनको लगभग 30 मिनट लगातार हम उनकी गज़लों का आनंद लिए। आनंद क्या लिए, अपने दिल में बैठाते रहे। इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी, छोटे छोटे माने कि आकार में बहुत कम गज़लें आप इस तरह का देखते या पढ़ते होंगे, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। हमारी अध्यक्ष टिप्पणी तो होंगी इस पर। और मैं इसमें एक विद्वान के रूप में एक अध्यक्ष की टिप्पणी प्रस्तुत करता हूँ, और एक पाठक के रूप में मैं अपनी डायरी पढ़ता हूँ। मैं अपने खुद को पाठक ही समझता हूँ, मैं तो समीक्षा करता नहीं। और मैं इसीलिए मैं उनकी कुछ रचनाओं को मंगवा कर मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी डायरी प्रस्तुत करूँ। तो मैं उनकी इस रचना के बाद मैं अपनी एक छोटी सी डायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने अल्प ज्ञान से जो भी मुझे महसूस हुआ है, और मैं उसके आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, जो वरिष्ठ शायर हैं, वो अध्यक्ष टिप्पणी देंगे। तो मैं ध्यान चाहूँगा थोड़ी देर के लिए हम अपनी डायरी जो उनकी गज़लों पर लिखे हैं, उनकी गज़लों पर कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन एक पाठ की टिप्पणी तो कोई भी दे सकता है। क्योंकि मुझे यह मानना है कि रचना जब तक के रचनाकार के पास होती है,
वह उसकी होती है। लेकिन जब प्रकाशित हो जाती है सोशल मीडिया पर के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तब वह रचना पाठक की नहीं रह जाती, पाठकों की हो जाती है, आम लोगों की हो जाती है, वो सिर्फ लेखक की नहीं रह जाती, उस पर आम प्रतिक्रिया होती है। तो उस मायने से हमने जो महसूस किया वो मैंने लिखा हूँ कि शायरी के आसमान के जगमगाते सितारे हैं विज्ञान व्रत। कहते हैं लोग कि गज़लों की बाढ़ सी आ गई है। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हिंदी गज़ल के नाम पर जो कुछ आज परोसा जा रहा है वह गज़ल में अपनी बात कहने का प्रयास भर है, गज़ल नहीं। गज़ल एक बहुत ही नाजुक विधा है। छंद मुक्त कविता की तरह वह आज़ाद नहीं है, और ना ही सपाट बयानी कविता की तरह कविता के सारे हिसाब किताब से दूर है। गज़ल का अपना शास्त्रीय गणित होता है, और उस गणित में बहुत कम लोग ही सही जोड़ घटाव कर पाते हैं। बावजूद इसके हिंदी उर्दू के शायरों की फेयर लिस्ट में आज भी ऐसे गज़लकार हैं जो गज़ल में उसके व्याकरण को साधते हुए अपने विचार और कहन को नए प्रयोगों के साथ बखूबी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ऐसे ही शायरों में एक बहुचर्चित नाम है विज्ञान व्रत का, जो न सिर्फ अपनी गज़लों के माध्यम से पहचाने जाते हैं, बल्कि एक विश्वविख्यात कलाकार के रूप में भी उनकी अपनी अलग पहचान है, जिनकी बनाई गई पेंटिंग देश विदेश में प्रदर्शित होती रही हैं, और एक एक कलाकृति उनकी लाखों लाखों रुपये में बिकी भी है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनकी लिखी गई गज़लों की। बड़े बहर की तो कई गज़लों को आपने पढ़ा सुना होगा, लेकिन गज़ल के छोटे छोटे बहर यानी छोटे छोटे आकार में कितनी अधिक प्रभावकारी प्रभाव डाल सकती है, यह विज्ञान व्रत की गज़लों को पढ़ सुनकर महसूस किया जा सकता है, जैसा उन्होंने अभी पढ़ा और आप लोगों ने महसूस किया भी होगा। सांच को आज किया, दो चार उनकी शायरी को देख लीजिए, कितनी कलात्मक ढंग से वे बड़ी बड़ी बातें इन चंद शब्दों में कह जाते हैं। वो भी एक जमाना था, खुद ही वो मैं खाना था, मिलना एक बहाना था, उसको शान दिखाना था। उनकी दूसरी शायरी देखिए कि मैं जब खुद को समझा, और देखिए कितनी बड़ी बात कही जाती है, लगता है कितनी सहज रूप से, कितनी कुछ कहे ही नहीं, और जब गंभीरता ताजी सोचता तो लगता है उन्होंने क्या कह दिया और कैसे कह दिया। मैं जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला, और क्या बात है। यानी एक तजुर्बा और फिर खाया एक धोखा। और देखिए कितनी बड़ी बात हो, मात्र चंद पंक्तियों में। इन गज़लों को हम सिर्फ गाने तरन्नुम में गाने की तरह, फिल्मी गाने की तरह हम सिर्फ नहीं देख सकते। उस गज़लों को सिर्फ आनंद के लिए देखा जाता है। इन गज़लों में जीवन की सच्चाई से लेकर हमारे भीतर की भावनात्मक अभिव्यक्ति कितनी गहन रूप से अभिव्यक्त होती है। आप इनकी गज़लों को जब एक एक शायरी को जब आप मंथन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तभी महसूस कर पाएंगे। विज्ञान व्रत की गज़लों को पढ़ते हुए लगता है उन्होंने कोई गंभीर बात कही ही नहीं है, कोई गंभीर बात उन्होंने नहीं कहा है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, जब आप सुनिएगा तो क्या कहें, कुछ तो नहीं, बस कह दिए। लेकिन जब पुनः आप उन शायरी को दोबारा पढ़ेंगे तो आपका दिल महसूस करेगा, अरे उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। वह बिल्कुल बोलचाल की भाषा में और सीधे सीधे खुद को समझना और दूसरे को समझाना कितना कठिन कार्य है, किंतु इसी के बीच हम बहुत कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं कर पाते। और इसे बयान कर देता है विज्ञान व्रत जैसा शायर। जैसा कि उन्होंने ऊपर के शेरों में कहा, मैं जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला। और देखिए कितनी सहजता तो उन्हें कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। मैं जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला, और रदीफ, काफिया, मात्रा सब कुछ को संतुलित करते हुए इतनी उम्दा बातें विज्ञान व्रत जैसे शायर ही कर सकते हैं। बहुत सारे कवि और शायर खुद को महान दिखलाने के चक्कर में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, लेकिन जो अपनी बातें अपने कद से जितना नीचे होकर कहता है, वह आम जनता या आम पाठकों की नज़र में उतना ही ऊपर उठ जाता है, वह पाठकों की नज़र में। यही तो विशेषता है विज्ञान व्रत जैसे शायर की। जब वह इन बातों को इस प्रकार बयां करते हैं, बतलाऊं क्या क्या ना हुआ,
बतलाऊं क्या क्या ना हुआ, मैं खुद भी अपना ना हुआ। देखिए देखिए इन पंक्तियों को देखिए, कितनी सहजता। तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा कद दिखलाने की उन्होंने कोशिश नहीं किया है, और अपनी बात को उन्होंने कितनी सहजता से, जैसे लगता है कि हमारे मन को बात को उन्होंने रख दिया है। बतलाऊं क्या क्या ना हुआ, मैं खुद भी अपना ना हुआ, अब तक तो बिक जाता ही। देखिए इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, अब तक तो बिक जाता ही, मैं लेकिन सस्ता ना हुआ, मैं लेकिन सस्ता ना हुआ। देखिए कितनी इतनी बड़ी कविताएं आप पढ़ जाइए, दो पढ़ने की कविताएं पढ़ जाइए, आपको ये बात नजर नहीं आ पाएगी। जो उन्होंने मात्र एक दो लाइन में उन्होंने जो व्यक्त किया है, मैं विज्ञान व्रत की गजलों का मुराद हो गया हूँ। मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के प्रति मैं बहुत आकर्षित हूँ। मैं धन्य हूँ कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। इससे शायर का बतलाओ क्या क्या ना हुआ, मैं खुद भी अपना ना हुआ, अब तक तो बिक जाता ही, मैं लेकिन सस्ता ना हुआ। क्या बात है, बहुत खूब विज्ञान व्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयर के लिए। आदमी जब अपना मूल्य खो देता है, आदमी जब अपना मूल्य खो देता है तभी तो बिकाऊ हो जाता है। इन बातों को उन्होंने बहुत गंभीरता से अपनी इस गजल में बयां किया है। वही कविता श्रेष्ठ और सर्वाधिक पठनीय बन पड़ती है जिसमें शब्दों की फिजूल खर्ची ना हो। इतनी बड़ी बड़ी सपाट बयानी कहे जा रहे हैं लोग, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पाठक समझ नहीं रहा है, सीट के ऊपर से गुजर जा रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी शब्दों को खर्च करने से क्या फायदा, फिजूल खर्ची। कम शब्दों में यदि आप पाठकों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं, वही कवि सफल होता है और वही कविता श्रेष्ठ होती है। वही कविता श्रेष्ठ और सर्वाधिक पठनीय बन पड़ती है जिसमें शब्दों की फिजूल खर्ची ना हो। और वह बात सिर्फ गजल नहीं बल्कि कविता की तमाम विधाओं और गद्य की लघु कथा विधा के साथ भी है। इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं हमारे विज्ञान व्रत जैसे अनुभवी शायर, और उनकी गजलों में यह बात साफ साफ नज़र भी आती है। आप स्वयं देख लें, जब तक बेचेहरों में था, जब तक बेचेहरों में था, तब तक वो खबरों में था। देखिए क्या बात है, कितनी बड़ी बात उन्होंने आज, इतनी राजनीतिक उपक्रम देखिए, सामाजिक विसंगतियों को देखिए, हाँ जितने तमाम लोगों के बीच देखिए कि इन्होंने चंद शब्दों में, उन्होंने उर्दू शब्द भी इनकी गजलों में आई है, लेकिन इन्होंने इनकी गजलों की खासियत है कि दुष्यंत कुमार की तरह इनकी अधिकांश गजलों में ऐसे शब्द बहुत कम आए हैं जिसको समझने में आपको दिक्कत करना पड़े। जैसे एक आध शब्द गजल में उन्होंने शब्द बतलाने का प्रयास भी किया है, लेकिन इनकी अधिकांश गजल आप पढ़िएगा ना, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपके आम चाल को बोल में नहीं आते हैं। ज़्यादातर इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया, इसीलिए दुष्यंत कुमार की गजलें आज इसलिए सर्वाधिक चर्चित रहती है कि उनको समझाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना स्वयं कवि की जरूरत पड़ती है। उनकी गजल पढ़ते जाता है आदमी के हृदय में, वो समाते चला जाता है, और जब अर्थ खोजने लगता है तो आदमी भटक जाता है। लेकिन उनकी गजलें देखिए कि हिंदी में वो इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। कितनी बढ़िया बात उन्होंने लिखता है कि जब तक बेचेहरों में था तब तक वो खबरों में था। आज जहान पर हावी है, आज जहान पर हावी है, कल भूले बिसरों में था। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी छोटे चंद शब्दों में। हाँ, मैं मुग्ध हो गया उनकी गजलों का। इतनी सुंदर गजल, इतनी छोटी छोटी बहरों में कि हम क्या कहें। छोटे छोटे बहर और काफिया के माध्यम से इतनी दमदार प्रस्तुति देने वाले बहुत कम कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य की दुनिया में। इसलिए भी हिंदी में अपनी अलग पहचान रखने के लिए दुष्यंत कुमार अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस प्रकार हिंदी गजलों में छोटे छोटे बहर के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कह जाने वाले विज्ञान व्रत भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शायरों की आसमान के जगमगाते सितारे हैं विज्ञान व्रत। इसलिए हम कह सकते हैं कि शायरी के आसमान के जगमगाते सितारे हैं विज्ञान व्रत, जिनकी चंद पंक्तियों पढ़ने के बाद रुकने की इच्छा ही नहीं होती। चलते चलते आइए आपको उनकी एक और गजल से रूबरू कराता हूँ। आप कब किसके नहीं हैं, आप कब किसके नहीं हैं, हम पता रखते नहीं हैं।
हम पता रखते हम नहीं पता हैं। रखते नहीं है। देखिए क्या क्या बात उन्होंने कर दिया, हम किसके जाते नहीं जाते है, आपको, हम पता रखते हम नहीं कब हैं। किसके नहीं है, हम पता रखते नहीं है। जो पता तुम जानते, जो पता तुम हम जानते, रहते नहीं हैं। हम वहाँ रहते नहीं है। पता तुम जानते हो, जो हम पता रहते तुम नहीं। जानते, हम वहाँ रहते नहीं है। और बहुत जानते हैं आपको हम, जानते हैं आपको हम, हाँ मगर जानते हैं आपको हाँ मगर, हाँ मगर कहते नहीं है। हाँ मगर कहते नहीं है। देखिए एक एक शब्द देखिए कि कोई कहीं अटकता नहीं है। जो तसव्वुर था हमारा, आप वो वैसे नहीं है। अंतिम अंतिम शेर देखिए कि बात करते हैं हमारी, हाँ, बात करते हैं हमारी, हमारी जो हमें समझे जो हमें नहीं। समझे नहीं है, जो हमें समझे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान व्रत जी। आपकी गजलों पर अपनी पाठ्य टिप्पणी, अपनी डायरी हमने जो पढ़ा, यदि आपको अच्छा लगा तब भी ठीक। हमने अपने छोटे से अनुभव के आधार पर जो महसूस किया हमने लिखा, पढ़ा। और आप लोग, आप जनता के बीच, आप सभी के सामने यूट्यूब के माध्यम से और सारे माध्यम से हमने कहा, आप भी महसूस किए होंगे उनकी गजलों को पढ़कर। मैं अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करते हुए अब मैं अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए बड़ी आदरपूर्वक डॉक्टर मंजू सक्सेना, जो गजल की स्वयं बहुत अच्छी शख्सियत है, उनकी कई गजलों की किताब आ चुकी है, लघु कथा की वह अप्रतिम हस्ताक्षर है। और मेरी गजल तो उनकी ऋणी है। मैं तो गजल लिखता भी नहीं था और न अभी भी नहीं, मैं तो आज़ाद गजल नाम से लिखता हूँ, चूँकि भाई मुझे मात्रा उतरा उतना नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर मंजू सक्सेना का सानिध्य पाकर मेरी एक किताब भी आ रही है, उन्हीं के संपादन में, उनके ही संपादन में, इनका सहयोग का मैं ऋणी हूँ। तो मैं डॉक्टर मंजू सक्सेना को बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ विज्ञान व्रत की गजलों पर संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी। मैं मंच के संस्थापक आदरणीय सिद्धेश्वर जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विज्ञान व्रत जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे कवि मनीषी, विद्वान मनीषियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय विज्ञान व्रत जी की स्वयं भी बहुत प्रशंसक रही हूँ। हम लोग एक ही समूह, जो दिल्ली की गजलों का समूह है, उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो मैं वहाँ पर अक्सर ही उनकी ये गजलें पढ़ती रहती हूँ। छोटी बहर में मतलब एक अपना अलग विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि उसमें नजर इसलिए जाती है, वहाँ पर बहुत सारी गजलें आती हैं, बहुत सारे शायरों की, लेकिन विज्ञान व्रत जी की गजलों में एक अलग विशिष्टता है। एक तो छोटी बहर होने की वजह से, दूसरे छोटी बहर में भी इतने आसान शब्द हैं कि जैसे सिद्धेश्वर जी ने कहा, और कम शब्द में बड़ी गहरी बात कहना, तो उसमें उसकी वजह से मेरा ध्यान खुद चला जाता है और मैं उनकी हर गजल पढ़ती हूँ। वैसे तो वो इतने वरिष्ठ शायर हैं और इतने, मुझे उनकी कलाकृतियों के बारे में अभी तक नहीं पता था, ये आज पहली बार पता चला। और उसके लिए तो मैं आपकी बहुत और भी ज्यादा प्रशंसक हो गई कि आप तो वाकई वास्तव में सच्चे मायने में कलाकार हैं। जैसे हमारे सिद्धेश्वर जी हैं कि जो हमारे उनके मन में भाव उठे और उन्होंने शब्दों के जरिए तो करे ही उसको कागज पर भी व्यक्त कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी कला है, जो कि बहुत बड़ा हुनर है, जो कि आप में है। उसके लिए मैं आपको बहुत आपका साधुवाद देती हूँ। आपकी गजलों पे मुझ जैसे एक अदना शायर का बोलना तो एक छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। जैसे सूरज को दीपक दिखाना है, मैं तो अभी नई शायरा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे संस्थापक जी आदरणीय सिद्धेश्वर जी का आदेश हुआ है, तो मैं जितनी भी मेरी अपनी क्षमता है, मैं उसके मुताबिक कुछ शब्द आपकी शायरी पर बोलूंगी। आपकी गजलों की विशेषता तो सिद्धेश्वर जी ने काफी कुछ बोल दिया है, शायद मेरे बोलने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो विशिष्टता है वो सभी ने गौर की है। मुझे आपकी गजलें जो हैं बिल्कुल जैसे पानीदार लगती हैं, दूर से ऐसा रंगहीन लगेंगी जैसा पानी रंगहीन होता है, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो फिर उसमें सारे रंग नजर आ जाते हैं।
जैसे पानी की गहराई में जब हम जाते हैं, दूर से हमें पानी रंगीन लगता है, लेकिन जब पानी के पास पहुंचते हैं तो उसमें सारे रंग नजर आते हैं। ऐसे ही ये आदरणीय विज्ञान व्रत जी की भी शायरी में छोटे छोटे वो लगेंगे आपको दूर से देखने में कि छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब हम उनको डूब के पढ़ते हैं, पढ़ के उसमें डूबते हैं, तो हमको सारे रंग नजर आ जाते हैं। जीवन के जितने भी रस हैं और जितने वर्तमान में जीवन की क्लिष्टता है, एक आदमी का अनुभव है, अच्छा या कड़वा या जो दार्शनिक है या एक आत्मा से आत्मा का संबंध है, जो वो सब नजर आता है आपकी उसमें। और जीवन को लगता है कि जैसे कि शायर ने बहुत ही गहराई से देखा है। और लेकिन बड़े कमाल की बात यह है कि जितनी गहराई से आपने जीवन को देखा, उतनी आसानी से आपने लिख दिया। जैसा कि सिद्धेश्वर जी ने कहा कि शब्दों की कंजूसी में एक तरह से करके आपने बहुत बड़ी एक जीवन का एक बड़ा खजाना निकाल के पाठकों के सम्मुख रख दिया है। ये बहुत बड़ी विशिष्टता है, और वो भी बड़े इतने सरल शब्दों में कि कोई भी एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी, जैसे कि गजलें होती हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिष्टता होती है। इतने शायर, आजकल तो शायरों की भरमार हो रही है, फेसबुक पर एक बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन आपकी शायरी क्योंकि सबसे अलग क्यों दिखती है, क्योंकि आपकी शायरी में एकदम बिल्कुल इतने छोटे छोटी बहर में इतनी बड़ी बड़ी बात कही गई है। बल्कि और दूसरे शायरों में जो बहर जो लिख रहे हैं, इवन मैं भी लिख रही हूँ गजलें, तो मेरी भी बहर बड़ी होती है। बड़ी बात में बड़ी बात कहना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बड़ी बहर में अगर हम बड़ी बात कहते हैं तो कोई उसमें ताज्जुब नहीं है, लेकिन छोटी बहर में बड़ी बात कहना जैसे गागर में सागर भर देना है। तो ये मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इतना सरल भाषा में और इतनी दार्शनिकता का दिखाते हुए और इतनी अच्छे उसमें गहरी बातें लिखी हैं कि क्या समझा, मुझको जिस्म बनाकर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। बहुत ही कमाल की गजल है ये मिसरा है। 2 मिसरों में आपने पूरे जीवन को ला के रख दिया है एकदम। और ये मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, घर में घर ढूंढ रहा हूँ जी, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ। आजकल के जो हालात है उस पर भी ये आपकी गजलें कुछ ऐसी हैं कि जो जिस नजरिए से देखेगा उस नजरिए से उसको वैसी ही नजर आएगी। तो इसमें एक ये भी बड़ी खूबी है कि जैसे गीता के का उद्देश्य है, गीता कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छे अध्यक्ष उद्बोधन दिया। और चूँकि आप विज्ञान व्रत की गजलों से पहले से बहुत परिचित रही हैं, इसलिए आपसे बढ़िया कोई सटीक त्वरित समीक्षा तो कोई दे भी नहीं सकता था। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मंच पर समय पर जुड़ने के लिए और अपनी अध्यक्ष भूमिका निभाने के लिए। और मुझे लगता है कि एक बात कहना चाहूंगी जी, आपने की गजलों ने, छोटी बहर की गजलों ने गागर में सागर भर दिया है। जैसे बिहारी के दोहे हुआ करते हैं वैसे ही आपने करा है, और मैं तो आपकी फैन हो गई आज से। पहली बार ही सुना है मैंने तो आपको जी। जो विज्ञान व्रत की गजलें जो भी पढ़ता है वो फैन हो ही जाते हैं, इसी दो मत पढ़ना अलग बात है, उनके मुंह से सुनना अलग बात है। पढ़ती तो मैं उनकी वो लंदन वाला कौन सा है वो, उससे भी जुड़ी हुई हूँ, तो सुनना अलग बात है। मुझे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी मुंबई आना होगा तो मैं मेरा घर आपके स्वागत के लिए। चलिए, समय बहुत हो चुका है, हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अन्य कवियों को भी हमको एक कविताएं सुननी है। हम प्रथम सत्र की अध्यक्ष उद्बोधन का अंत तभी बेहतर होता है। ये तो एक तरह से
अंत हो ही गया है प्रथम सत्र का, जिसमें विज्ञान व्रत की गज़लों का हम लोग एकल पाठ सुने, उस पर हमने अपनी डायरी पढ़ा और उस पर अध्यक्षीय टिप्पणी हुई। एक संपूर्ण कार्यक्रम हुआ प्रथम सत्र में। और दूसरे सत्र का में हम एक एक गज़लें सुनेंगे, जो भी रचनाकार गज़ल या कविता जो भी स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हम करते हैं अध्यक्ष की ही गज़लों से, अध्यक्ष की रचनाओं से। ये मेरी परंपरा रही है। और उसके बाद जो भी रचनाकार अपनी कविता पढ़ेंगे, एक एक रचना पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक एक रचना के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय 2-2 मिनट की अपनी टिप्पणी भी देंगे। डॉक्टर आरती कुमारी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हालांकि वो अध्यक्ष भूमिका में थी लेकिन विलम्ब की, और उनकी भार को डॉक्टर मंजू सक्सेना संभाला। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं मंजू सक्सेना का। और अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर मंजू सक्सेना जी अपनी 2 गज़लों का पाठ करें और उनकी संक्षिप्त समीक्षा और टिप्पणी देंगे हमारे मुख्य अतिथि विज्ञान व्रत जी। तो डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, आप अपनी 2 गज़लों का पाठ करें, उसके बाद विज्ञान व्रत जी उस पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे संक्षिप्त में। सबका स्वागत करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी गजलों का पाठ कर रही हूँ। प्रस्तुत है मेरी गजल। आज है अपना ठिकाना, आज है अपना ठिकाना, क्या खबर कल हो न हो। क्या बात है, क्या बात है आबुदाना, जिस जगह है आबुदाना, क्या खबर कल हो न हो। लुत्फ ले इश्क की रुसवाइयों का भी सनम, लुत्फ ले इश्क की रुसवाइयों का भी सनम, ये मोहब्बत का फसाना, ये मोहब्बत का फसाना, क्या खबर कल हो न हो। ये मोहब्बत का जब तलक मुमकिन है जी भर के करे हम गुफ्तगू, जब तलक मुमकिन है जी भर के करे हम गुफ्तगू, आपसे मिलना मिलाना, आपसे मिलना मिलाना, क्या खबर कल हो न हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आओ झुक ले सामने उनके जो है अकड़े हुए, आओ झुक ले सामने उनके जो है अकड़े हुए, फिर अना अपनी मिटाना, फिर अना अपनी मिटाना, क्या खबर कल हो न हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला शेर है कि आशिया जो खून पसीने से हंसी चा अब तलक, आंखों से सब आया है जरा अब तक निभा रहा था अदावत जो फक्र से, अब तक निभा रहा था अदावत जो फक्र से, क्यों आज मेहरबान है जरा गौर कीजिए, क्यों आज मेहरबान है। नाशाद था जहाँ के रवैये से उम्र भर, नाशाद था जहाँ के रवैये से उम्र भर, क्यों आज शादमां है जरा गौर कीजिए, क्यों आज शादमां। और ये मक्ता पेश है कि मंजू है कुछ तो बात यकीनन जो अदू की, मंजू है कुछ तो बात
यकीनन जो अदू की शीरी ये क्यों ज़बां है जरा गौर कीजिए, शीरी ये क्यों ज़बां है जरा गौर कीजिए, उल्फत की दास्तां है जरा गौर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका। उल्फत की दास्तां है, जरा गौर कीजिए। आज तो मंजू सक्सेना जी बिल्कुल गा कर सब सुनाई है, वाह मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी हम चाहेंगे मुख्य अतिथि विज्ञान व्रत जी से। एक नएपन के लिए या साधारणीकरण के लिए लिपि में मंजू शब्द है, मंजू जिससे मंजुल बना है, मंजुला बना है, ठीक है। अब वो माँ और आधा या और ज और नीचे छोटे ओ की मात्रा, ये होता है ना। मगर आजकल साधारणीकरण के चक्कर में आजकल के नए लड़के लड़कियों को ये पता बिल्कुल नहीं है कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। जी तो मंजू कर दिया, ऊपर सीधा बिंदी लगा दी जी। और मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने दोनों मक्ते में, आप जब कृपया करके दोबारा ध्यान दें, आप ये टिप्पणी है तो इसलिए साफ साफ बात कर रहा हूँ, आपस में लोग बात कर रहे हैं हम। आपने मंजू के बजाय मंजू कहा है दोनों जगह, आपको कहना पड़ा है बहर के चलते, तो कृपया इस बात पे ध्यान दें, मंजू का मंजू ना करें, शब्द मंजू है। क्षमा चाहूंगी आदरणीय, मेरा नाम मंजू है, एक्चुअली मंजू है, मंजू नहीं है। वैसे कायदे में तो मंजू होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन मेरा नाम मंजू बड़े तो मंजू है। एनीवे, मंजू की बात कर रहा, शब्द की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो एनीवे, अगर अब वो तखल्लुस आपका, अब आप नाम मंजू है तो भी उसमें मंजू इस्तेमाल करेंगे आप मक्ते में भी, ठीक है ना। जहाँ आपको नाम लेना है, वो इत्तेफाक की बात है कि मैंने कभी मक्ता कहा ही नहीं जिंदगी में। भाई अच्छा लगा मुझे, बहुत भाव प्रवण और सस्वर उन्होंने पाठ किया, और भाव प्रवण तो उनकी गजलें थी ही, उनकी गजलें हैं ही, और उसने उनके स्वर ने उसमें और चार चांद लगा दिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। उन्होंने जो सुझाव दिया, जो बात किया, वो तो अपनी जगह पर है। और वैसे उनकी गज़ल काफ़ी अच्छी रही और हृदय को छू जाती है, उन्होंने जिस अंदाज में अपनी गज़लों को पाठ किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और यह चूँकि दूसरा सत्र आरंभ हो चुका है, तो इसमें हम मंजू सक्सेना जी से चाहेंगे कि आगे के जो कवि आएंगे उनकी रचनाओं को थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब ज़्यादा अधिक कवि नहीं है, आपको 9-10 कवि हैं और बहुत जल्दी जल्दी एक एक कविता लोग पढ़ेंगे, तो आप उस पर आप एक कविता के बाद टिप्पणी देना पसंद कीजिए कि दो कविताओं के बाद। मैं आपसे एक जैसा भी आप कहें, एक के बाद हाँ, बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा, थोड़ा सा इशारा दीजिएगा बस। हाँ। उससे समय अधिक ना लगे और हम अपने कार्यक्रम को आधा घंटा के अंदर समाप्त कर सके। तो इसके बाद हमारे मंच पर आपके नाम की ही एक मंजू गुप्ता जी हैं, बहुत पहले जुड़ी हैं हमसे। जिस तरह से लोग जुड़े उस तरह से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मंजू है वो या मंजू है? हाँ, अब तो वो बतलाएंगे। मंजू है या मंजू है? ये वो भी बताएंगे। तो मंच को मेरा सबसे पहले प्रणाम जी। मेरा नाम तो छोटा वाला वो है, मंजू। हाँ, मंजू, ठीक है। लेकिन भाई साहब, जब हम अपनी जो मात्राएं है ना, कम ज्यादा कर सकते हैं नाम में भी। जैसे कबीर को कोई कबीर ने अपने खुद के दोहों में कहीं कबीरा लिखा है, कहीं कबीर लिखा है, तो ये छूट एक कबीरा लिखा है, कबीर लिखा है, मगर कबीर नहीं लिखा कभी भी। दो ही है उपक्रम, उनके दो उपक्रम है खाली, कबीरा या कबीरा या कबीर नहीं कहा, कबीर नहीं कहा। हाँ, बड़ी की मात्रा कबीर बाबर। तो ये थोड़ी छूट होती है। एक लेखक को, एक कवित्री को, एक कवि को।
तो मेरा वैसे छोटो ऊ वाली मेरे मात्रा है मंजू। गजल पढ़ें आप, गजल पढ़ें। हाँ, तो आप, मैं क्या सुनाऊं? मैं मोटिवेशनल थोड़ा वो सुनाऊंगी, और शारदा की सरस्वती जी की कविता नहीं हुई है, थोड़ा सा 4 लाइन उनसे शुरू करती हूँ। 4 लाइन आप शुरू कीजिए, लेकिन कविता एक ही कविता पाठ कीजिएगा। हाँ, 4 लाइन उसकी और 4 लाइन विधाता चंद की, बस समय का अभाव है। स्वागत है। हाँ, जय सरस्वती वंदना कर रही हूँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय